अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। साबिक वजीर आजम का वकला कन्वेंशन से खिताब तासुर दे रहा है कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। साबिक वजीर आजम ने हफ्ते से मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। वो अपनी जंग दूबदू बराह रास्त लड़ने के लिए तैयार हैं। धमकी आमेज कॉल्स के बदले धमकी, ये ऐलान इमरान खान गुज़िश्ता 36 घंटों में 2 बार कर चुके हैं। उनका कहना है कि जो आपको धमकी दे उसे वापस धमकी दो और बताओ कि आइन ने आजादी इज़हार राय का हक दिया है। नामालूम नंबर से टेलीफोन करके धमकियां दे, उसको वापस धमकी दो, ये कहते हुए कि मेरा आइन मेरे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा राइट है। इमरान खान का कहना था कि जिस शख्स को बदउनवानी के ओपन एंड शट मुकदमात में मुलव्विस पाया गया, उससे मशवरा किया जा रहा है कि मुल्क की ताकतवर फौज का अगला सरबराह किसे मुकर्रर किया जाए। उन्होंने इस मुशावरत को मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दिया। मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा ओहदा है वो एक डाकू, एक मफरूर जो अरबों रुपए पैसे चोरी करके बाहर भागा और जो झूठ बोल के बाहर गया, जो मौजूदा क्राइम मिनिस्टर है, इसने साइन किया था वो एफिडेविट अदालत में, यहाँ हाई कोर्ट में, कि जी वापस आ जाएगा इलाज करवा के। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्या ये फैसला करेगा? आप मुझे बताएं ना। साबिक वजीर आजम ने ताहाल लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी। मुसद्दका इतलात आ रही है कि वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मुतवक्के लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। कारकुनान को रोकने के लिए खंदकें खोदी जाएंगी और ड्रोन के जरिए आंसू गैस की शेलिंग की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस ने सूबों से पुलिस, रेंजर्स और FC के 30,000 एहलकार मांगे हैं। FC के 3,000 एहलकार इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च में साथ देने वाले सूबों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दे दी है और मरियम नवाज भी एहतजाज करने वालों को राना सना से डरा रही हैं। उनका कहना है कि एहतजाज करने वालों के सामने राना खड़ा होगा। जो सूबे इस किस्म के मार्च की सपोर्ट करेंगे, जो कि पाकिस्तान के इस रियासत के कैपिटल पर चढ़ाई के लिए कोई मार्च होगा, उसका फिर इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को देता है और वो इख्तियार जो है आई विल सबमिट टू द कैबिनेट एंड टू द फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन अगर वो डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर उनको जो है वो धूली दी जाए। हमने तो इनकलाब लाना था, लेकिन सामने राना था। ये सियासी लड़ाई का एक पहलू है जिसका लबे-लुबाब एहतजाज, लॉन्ग मार्च और धमकी के बदले धमकी है। सियासी महाज का दूसरा पहलू वो मुकदमात हैं कि जिनकी फाइलें वापस अलमारियों में बंद की जा रही हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने एलामिया जारी किया है कि नैब एक्ट 2022 पर मनोअन अमल किया जाएगा। नैब एलामिया के मुताबिक 50 करोड़ से जायद की करप्शन के केसेस सिर्फ वही लिए जाएंगे और धोखाधही केसेस में मुतासरीन की तादाद कम से कम 100 होने पर केस लिया जाएगा। हुकूमत वक्त ने आफ्ताब सुल्तान को 3 साल के लिए नैब चेयरमैन मुंतखब किया है, जिनके बारे में 2017 में तहरीक इंसाफ ने मीडिया को जारी करदा एलामिये में DGIB आफ्ताब सुल्तान को रियासत की बजाय शरीफों का वफादार करार दिया था और यह दावा किया था कि आफ्ताब सुल्तान ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की। 2014 में जब आफ्ताब सुल्तान के जनरल ज़हीरुल इस्लाम की कॉल टेप की तो उसका बराह रास्त फायदा मियां साहब को हुआ। दूसरे लफ्जों में मियां साहब की हुकूमत बचाई गई, जिसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इल्जाम आयद किया था कि आफ्ताब सुल्तान ने बतौर IB चीफ सहाफियों और एंकर्स में पैसे तकसीम किए। ताहम इस इल्जाम की आफ्ताब सुल्तान साहब ने तरदीद की। आज नैब के जारी करदा एलामिये के बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा, यूसुफ रजा गिलानी साहब, शहबाज शरीफ साहब, साहबजादे उनके हमजा शहबाज साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, राजा परवेज अशरफ साहब एंड मेनी मोर, इन सब के केसेस बंद करने पर मोहरे सब तस्दीक कर दी गई है और अब तक 50 मुकदमात वापस भेजे जा चुके हैं। आज नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल को बरी करने का हुक्म दिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नैब तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि आपने एहसन इकबाल को क्यों गिरफ्तार किया। 15 बार पूछ चुके हैं कि करप्शन क्या है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक काबिल अफसर अहमद चीमा बरी हो गया, आपने 3 साल उसको भी जेल में डाले रखा।
ये जो इतनी बदनामी आप कराते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि तफ्तीशी अफसर साहब आपको बहुत ज्यादा तरबियत की जरूरत है। अदालतें नैब के किरदार पर ऐसे कई तल्ख रिमार्क्स दे चुकी हैं। ख्वाजा बरदरान के खिलाफ पैरागॉन सिटी केस को अदालत ने इंसानियत की तजलील की बदतरीन मिसाल करार दिया था। अदालतें नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टूल करार दे चुकी हैं। इदारे की साख, हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी जगह बेयकीनी का शिकार है। कल जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इदारा यूज हो रहा था, आज वो पॉलिटिकल इक्विटल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तहरीक इंसाफ का कहना है। हमारे साथ साबिक वजीर इत्तलात और अपनी जमात के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। 23,000 एहलकारों को मदऊ कर लिया गया है, 3,000 की नफरी तैनात कर दी गई है, दारुल हुकूमत में कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और आप पहले भी ये खबर देख चुके होंगे और अब इसकी फिर इत्तलात आ रही हैं कि ड्रोन्स के जरिए आंसू गैस शेलिंग का इस्तेमाल भी किया जाएगा। आपको क्या लग रहा है, ये फकत किसानों का एहतजाज रोकने के लिए है या ये पेशगी इकदामात हैं इमरान खान और आपकी जमात के आने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इस हुकूमत का रवैया है वो तो एक फस्ताई हुकूमत का है, एक फाशिस्ट हुकूमत का है और किसानों के एक बहुत महदूद और बहुत छोटे आज जो एहतजाज था उस पे जो रिएक्शन उन्होंने दिया वो खुद इस बात का गुमाज है। इससे इजहार होता है कि इस हुकूमत की मेंटेलिटी क्या है। शाह महमूद कुरैशी अभी कुछ देर पहले जब F9 पार्क पहुंचे, उन्हें रोका गया, उन्हें किसानों के इज्तिमा में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला जो डिस्क्वालिफिकेशन का आने वाला है, जाती तौर पे मुझे कोई इलेक्शन कमीशन से अच्छे की उम्मीद नहीं है, हो जाए तो बड़ी बात है, उसका भी होगा और फिर तीसरा जो हमारी कॉल है उसका भी। लेकिन इस बार ये सारे जो इनके मंसूबे हैं ये धरे के धरे रह जाएंगे और आप देखेंगी कि हमारी स्ट्रेटजी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। किस तरह से मुख्तलिफ होगी सर? हेड ऑन लेंगे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को? क्या किया जाएगा? स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ किस तरह से होगी? अगर रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, फिर आने ना दिया गया, पुराने वाले एग्रेसिव हरबे इस्तेमाल किए गए, छापे पड़े एक बार, फिर क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट से तो फैसला वो भी नहीं आया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। नहीं, हेड ऑन तो हम लेना नहीं चाहते। हेड ऑन लेना चाहते तो हम 25 तारीख को भी ले लेते और 25 मई को हम डी चौक चले जाते, हेड ऑन हो जाता। लेकिन हमारा मामला ये है, जो हमारा डायलेमा है पीटीआई का वो यही है कि हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं और वो भी फसाद के बगैर। हम चाहते हैं कि होने देंगे राना सनाउल्लाह साहब? राना सनाउल्लाह तो बेचारा कोई इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जिन्होंने मुमकिन होने देना है उन्होंने देखना है कि वो मुमकिन होने देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। और जिस तरीके से इस हुकूमत को पिछली दफा सपोर्ट किया गया, अगर वो ना सपोर्ट किया गया तो ये नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं अभी आगे क्या चलता है। सर, वजीर दाखिला ने बारहा ये भी कहा है कि सूबों के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई की जाएगी। जो भी सूबे जो हैं वो साथ देने की कोशिश करेंगे, नेचुरली खैबर पख्तूनख्वा एंड पंजाब। मगर आप कह रहे हैं कि जिन्होंने ये फैसला करना है उस तरफ से आपको कोई फीलर्स या कोई मैसेजिंग आ रही है कि पुरअमन एहतजाज हो तो वो नहीं चाहेंगे कि ताबड़तोड़ हमले हों? क्योंकि फिर 25 मई को उन्हीं की आशीर्वाद के बगैर तो नहीं हो सकता कि जो कुछ हुआ था वो हुआ हो। हमारी अंडरस्टैंडिंग, कोशिश और ख्वाहिश यही है कि ऐसा ही हो और जो मामलात हैं वो 25 मई वाले मामलात ना दोहराए जाएं और बेहतर तरीके से जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाए। इसको आप किस तरह यकीनी बनाएंगे? अब वो हफ्ते के दिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एक बड़ा ऐलान करेंगे, हफ्ते को क्या होने जा रहा है ये भी बताइएगा। मगर इन द मीन टाइम आप सबको रोक दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करने से। खान साहब की एक अहम तरीन मुलाकात रिपोर्ट हुई है, उसकी भी तस्दीक या तरदीद कर दीजिएगा। मगर इन द एब्सेंस ऑफ एनी कम्युनिकेशन कौन ये कोशिश कर रहा है कि द पावर्स दैट बी उनको कायल किया जा सके? नहीं, देखिए, बात यह कि कम्युनिकेशंस तो रहती है, कम्युनिकेशंस तो खत्म नहीं होती है। जो खान साहब ने, ये बात नहीं है जो इस दफा कोर कमेटी में हुई, पहले भी बात हुई है और वो बात बड़ी सीधी है कि देखिए, आपने जो भी राब्ते हैं, लोगों के पर्सनल ताल्लुकात हैं, दोस्तियां हैं, एहतराम के रिश्ते हैं, लेकिन उसको जो है वो आपने अगर सियासत डिस्कस करनी है तो वो फिर जो पार्टी और चेयरमैन की जो मंजूरी और मंशा से होनी चाहिए। उसके अलावा हर शख्स अपनी हांडी ना पकाना शुरू कर दे।
ठीक है सर, मगर इन मुलाकातों में सियासत ही डिस्कस होती है, बाकी हांडियों की रेसिपीज या मौसम तो डिस्कस होता नहीं है। सियासत ही सबसे बड़ा इशू है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा इशू है इस मुल्क का। इसको रोज आप लोग खुद हाईलाइट कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कम्युनिकेशन तो रहती है, वो आज किस फॉर्म के अंदर है? इज इट आपकी डायरेक्ट लीडरशिप राब्ते में है, आप लोग राब्ते में हैं, कौन राब्ते में है, किसको जिम्मेदारी सौंपी गई है? नहीं, ये तो डिटेल्स है ना, ये तो टेक्निकल है, ये अब इसका मुझे तो इल्म नहीं है, लेकिन ये आपको बहैसियत तर्जुमान जमात का ये इल्म है कि अगर इमरान खान साहब हाल ही में अस्करी क़यादत से मिले हैं? नहीं, मुझे इल्म नहीं है। आपको भी इल्म नहीं है, जमात के जनरल सेक्रेटरी असद उमर को भी इल्म नहीं है, ये किस तरह मुमकिन है सर? देखिए, असद साहब ने भी यही कहा है कि आई वुड नॉट लाइक टू कंफर्म और डिनाई दिस न्यूज, और मेरा भी यही मौक़िफ़ रहेगा कि ना मैं इसकी कंफर्म कर सकता हूँ ना इसको। मगर पता है आपको? नहीं, होता जो सर्टन होता तो बता देते आपको, पार्टी इंस्ट्रक्शन जो भी होती है। आप लोगों ने यानी कि अपनी क़यादत से पूछा तक नहीं है? ये तो डिटेल्स है ना, मैंने ये कहा कि जब पार्टी इंस्ट्रक्शंस अगर होंगी तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं होंगी तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी समझ रही हूँ आप कह रहे हैं कम्युनिकेशंस हैं, मगर डिटेल्स आप डाइवर्ज नहीं करना चाहते अभी। यानी कि आज भी कोशिश की जा रही है कि लॉन्ग मार्च से कबल कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड इदारों को ले लिया जाए कि हम पुरअमन एहतजाज करना। कम्युनिकेशन तो जो स्पीचेस हैं इमरान खान की, वो भी तो कम्युनिकेशन है ना। जो बात हो रही है, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं, वो भी पता है। हम सीधा, हमारी कोई लंबी चौड़ी कम्युनिकेशन की बात ही नहीं है। हम तो सिंपल इलेक्शन चाहते हैं इस मुल्क में, और हम इलेक्शन अभी कोई देना नहीं चाह रहा ना बज़ाहिर सर। देखिए, देता तो कोई भी नहीं है, लेना ही पड़ता है। और ये पहले भी कोई इक़्तिदार कब छोड़ते हैं? इक़्तिदार जो होता है, यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। आप देखिए ना कि जो इंतहाई बेवकूफाना फैसले किए नून लीग ने कि अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो जरदारी साहब के हवाले कर दी। अदरवाइज उन्होंने इलेक्शन आज से 5 महीने पहले कराए होते तो नून लीग आज की पोजीशन से बेहतर पोजीशन में थी। अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जब कह रही थी इलेक्शन करवा दें, उस वक्त करवा देते, वो आज से बेहतर पोजीशन में होते। लेकिन अब आज से 4 महीने बाद मुझे बताइए, अब वो बाहर खड़े होकर बर्गर नहीं खा पा रहे। लोगों ने 4 महीने बाद इनको घरों में घुस के पत्थर मारने हैं। नहीं, मगर फवाद चौधरी साहब, आज जो मुआशी सूरत हाल है सैलाब की वजह से, उसको देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, लोगों की हालत को देख लीजिए। लोग बेयारो मददगार अभी दर बदर भटक रहे हैं, उनके पास कोई जगह नहीं है। लोग सरकारी अमारात के अंदर तहफ़्फ़ुज़ ढूंढ रहे हैं, उनको उधर रखा गया है। तो अभी तो इलेक्शंस होते हुए ना इकोनॉमिकली, ना इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, ना ह्यूमन रिसोर्स वाइज होते ही नहीं दिखाई दे रहे मार्च से पहले। सो व्हाट एग्जैक्टली is the plan right now? देखो, ये तो बिल्कुल ही आपकी बात गलत है ना। 70% पाकिस्तान जो है वहां पे तो सैलाब नहीं है। तो 70% पाकिस्तान पे इलेक्शन कराना है? नहीं, मैं पहले मेरी पूरी बात सुन लेंगी तो आपको समझ आ जाएगी ना। 70% पाकिस्तान के ऊपर सैलाब नहीं है। उसके बाद जो 20% इलाका है वहां पे पानी रिसीड हो गया हुआ है और वहां पे सिचुएशन बेहतर हो गई हुई है। अगर कोई 10% इलाका या 5% इलाका जहां पे सैलाब की ज्यादा इशू है, वहां पे आप जैसे इलेक्शन कमीशन करता है वो नहीं कराएगा, बाद में कर लेगा। लेकिन वो भी मेरा नहीं ख्याल 3 महीने में पाकिस्तान में कोई ऐसा इलाका रह जाएगा जहां पे इंतखाबात नहीं हो सकते। तो इसलिए मेरा ख्याल में जो सेफ पीरियड है 3 महीने बिल्कुल सेफ पीरियड है, कोई ऐसा इशू नहीं। और अगर आप लोग आज हुकूमत में आ गए या समझे इलेक्शंस हो भी गए, आपकी टीम मौजूद है, आपको पता है आपको क्या करना है, और आप ये कह सकते हैं कि अब इस दलदल से हम निकाल लेंगे लोगों को, क्या IMF का प्रोग्राम कंटिन्यू रखेंगे? क्या यही इसी तरह पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें, सब्सिडीज विड्रॉन रहेंगी और यही काम होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने तो जो पहले भी अपना, जब पिछली दफा भी हमें ये मुल्क हैंड ओवर किया गया था तो वो एक्चुअली इससे भी ज्यादा बुरी हालात में था। उस वक्त तो बिल्कुल ही 3 हफ्तों के हमारे पास जो थे वो फॉरेन रिजर्व्स थे। हमने पाकिस्तान को उस वक्त भी हमने एक ईंट रख के जो है वो बिल्ड किया था। और इस बार भी हालात ये 5 महीने में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, और हमें बिल्कुल इसको जो है वो शुरू से करना है। देखिए, IMF से हमारा मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है, आपने रीनिगोशिएट करनी है चीजें, आपने उनसे कंसेशंस लेनी है, आपने अपने जो जिस तरीके से तमाम चीजें उन्होंने जो आपको कहा वो आपने जाके सीधा लोगों के सिर्फ सवाए महंगाई करने का आपने क्या हल दिया है? अच्छा फवाद चौधरी साहब,
मैं जरा सी आपसे अंडरस्टैंडिंग चाहूंगी इस बात की। एक तरफ तो खान साहब कहते हैं कि जो डराए धमकाए उसको वापस डराओ धमकाओ। आज उन्होंने ये भी कहा कि उसको फिर समझाओ कि आपको आईने पाकिस्तान क्या हकूक देता है। दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि हमें रूल्स ऑफ द गेम को रिविजिट करना चाहिए, एक बार फिर सिरे नौ तयन करना चाहिए कि हमें किस तरह का सिस्टम चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम बहरहाल चल नहीं रहा। जरा सी क्लैरिटी के साथ समझा दीजिए, व्हाट एग्जैक्टली आर यू एनविजनिंग जब आप ये कहते हैं कि रूल्स ऑफ द गेम को रिविजिट किया जाए? देखिए जी, मेरी जाती पॉइंट तो यही है कि ये सियासी जमातें आपस में एक नया चार्टर जो है उसको बनाएं और उसमें 3-4 चीजें जो हैं उनके ऊपर हम एक कंसेंसस क्रिएट करें। मसलन जिस तरह डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा उस दिन कि हमें आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो, अगर तो देखो ना प्योरली कॉन्स्टिट्यूशन पे जाए तो वो तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, सिविल सुप्रीमेसी होगी, इदारे तमाम जो है वो मुंतखब पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि नहीं है। यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो फोन आते हैं, आज आपने इधर जाना है, आपने इसको वोट करना है, उसको करना है। इस तरह से थ्रेटनिंग फोन कॉल्स आती हैं जो खान साहब ने भी कहा, जो आपको भी पता है, कोई नई बात नहीं है, हर एक को पता है। प्रॉब्लम यह है कि हमने जो हमारे इदारे हैं इस वक्त जो नॉन इलेक्टेड ऑफिसेज हैं हमारे, वो एक्चुअल डिसीजन मेकर हैं और इलेक्टेड ऑफिसेज जो हैं वो फारिग हुए हैं। सो आपने एक फैसला करना है कि क्या हमने इसको बैलेंस ला करना है, इसको शिफ्ट करना है, क्या करना है। असल में तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट अपने रोल से बड़ा रोल अदा कर रही है तो फिर उनको भी बैठना पड़ेगा, वो भी सोच लें। साहब ये बताइएगा कि अभी तो जो आप बात कर रहे हैं ये आपको बेहतरीन मौका मिला था कि आप लोग ये सब कुछ कर लेते जब आप इक्तदार में थे, मगर रैली किया गया एक एक्सटेंशन के लिए तमाम तर सियासी जमातों को, वो जो अनविलिंग भी थी वो भी फॉर वन रीजन एंड अनदर दे केम ऑन दैट पेज। उस एक्सटेंशन को यकीनी बनाया गया, अदालती प्रोसेस से भी गुजरा गया, पार्लियामान में भी हाजिरियां हुई, सब कुछ किया गया। ये जो आप आज बात कर रहे हैं ये आपको कल आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बताई जाती थी कि हम सब एक पेज पे हैं, तमाम काम आउटसोर्स किया जा रहा है। परवेज इलाही साहब ने हमें कहा नापियां पहनाई जा रही है, आप आज आप सबसे बड़ी सिस्टम की कमजोरी बना के पेश कर रहे हैं। नहीं, लेकिन इशू ये है कि ये तो आप बड़ी नाइव बात की आपने। पाकिस्तान में तो 51 से यही चल रहा है। 1951 ऑनवर्ड पाकिस्तान में एक हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है जिसमें जो इलेक्टेड ऑफिसेज हैं वो नॉन इलेक्टेड ऑफिसेज के किए हुए फैसलों को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आके जो इमरान खान ने तहरीक शुरू की है ये 1951 के बाद पहला मौका है जहां पर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे जो सिस्टम है उसको चेंज करें और आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी जो डेमोक्रेसी है उसको यहाँ पे स्पेस मिलनी चाहिए। तो ये इसके बाद चौधरी साहब मुझे एक बात समझा दीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा ये होता नहीं रहा, मैंने कहा आपके पास मौका महल था ये करने को, इसकी दुरुस्ती करने को, लेकिन आप इसको इस हाइब्रिड सिस्टम को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना के आगे चल रहे थे। जब आपके पास अगर या तो आप कहिए कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की विल ही नहीं थी इसको दुरुस्त करने की, आपने कोशिश की लेकिन दे वर नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन आप इसको सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना के आपने 3 साल हुकूमत चलाई है। नहीं, अगेन आप यू आर रॉन्ग ना। मैं तो आप ये जो सवाल है कि आप ये कर सकते थे वो कर सकते थे, गलत है। कोई पाकिस्तान में इलेक्टेड लोग कुछ नहीं कर सकते थे। हम जो भी कुछ कर सकते थे वो कर ही तब सकते हैं जब आपके साथ एस्टैब्लिशमेंट ऑन वन पेज हो। वन पेज नहीं होती पाकिस्तान के अंदर, हतमी फैसले जो हैं वो नहीं हो सकते। ये पता नहीं आपको किसने गलतफहमी डाल दी है कि 3 साल में हम ये कर सकते थे या वो ये कर सकते थे। नहीं कर सकते। कहते हैं ना इत्तेहादियों को हम कॉल्स कराते थे, खान साहब कहते हैं एजेंसियों को कह के हम बेबस थे, हाथ बंधे हुए थे। कहने का मकसद ये है कि अगर आप हेल्ड हॉस्टेज थे उस सिस्टम के बिकॉज यू डिडंट हैव द नंबर्स और बिकॉज तारीखी एतबार से इधर यू वर नॉट हेल्ड हॉस्टेज। नहीं, दोबारा गलत बात है। हेल्ड हॉस्टेज का मतलब ये नहीं है। हेल्ड हॉस्टेज तो होता है ना कि जबरदस्ती आपके 1951 से एक सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है जिसमें रोल एस्टैब्लिशमेंट का एग्जिजरेटेड है। उसको सिर्फ सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं। एंजॉय किया ना सर, आप किस तरह मेरी बात नहीं समझ रहे। आप इमरान खान साहब ने खुद इंटरव्यू में कहा, मेरी बात सुन लीजिए सर एक सेकंड। नाइव बात कर रही हैं आप ये कर रही हैं, आप ये बात बेसिकली कर रही हैं कि देखिए नहीं जब आप वज़ीर आज़म थे तो आप ये कर लेते। भाई कैसे कर लेते जब सिस्टम ही सपोर्ट नहीं कर रहा, जब आपकी पार्लियामेंट का पार्लियामेंट्री सिस्टम ही सपोर्ट नहीं कर रहा उस चीज को, तो कैसे कर लेते? आपने कोशिश की मुझे इजाजत तो दीजिए सर। एक फैसला करते हैं, नहीं एक मिनट पहले बात तो समझ लेना। आप एक फैसला करते हैं उसके ऊपर आपकी गवर्नमेंट गिर जाती है, कैसे फैसला कर लेते हैं? ये तो ऐसे मतलब आपने समझिए कि कैसे ही आप एकेडमिक डिस्कशन करना चाहती है ना। मैं एकेडमिक नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ।
प्रैक्टिकल ये है कि पाकिस्तान में जो नॉन इलेक्टेड ऑफिसर्स है, यानी फौज का और जुडिशरी का रोल पाकिस्तान में बुक है, आइन है, उससे बहुत आगे आया हुआ है। पाकिस्तान की या तो सियासी जमातें मिलकर ये फैसला कर लें जिनमें जो उनमें कैपेसिटी नहीं है, लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट के अंदर और सियासी जमातें मिलके एक जो है ये फैसला करने के मुल्क आगे कैसे चलाना है। ऐसे नहीं चल सकता जैसे चल रहा है। सर मैं तो आपकी बात समझ रही हूँ, मैं भी प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। जब मैं कहती हूँ यू वर हेल्ड हॉस्टेज, ये तो इमरान खान साहब खुद कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि हमारे पास नंबर पूरे नहीं थे। हर बात पे उन्होंने कहा कि जो मैं रिफॉर्म्स लाना चाहता था, इस्लाहात, मैं अब क्या करूं कि मेरे पास एक मखलूत हुकूमत है, सबको राजी करना है। उन्होंने यही कहा, ऑपोजिशन को भी घेर घेर के लाना पड़ता था एजेंसियों से कॉल करा के। उसके बाद सर आप सबके बयानात जो ऑन रिकॉर्ड है वो मैं भी सुनवाई भी देती हूं, मगर पॉइंट इज कि सर आप कह रहे हैं कि वो एक निजाम इस तरह चल रहा है, हमें भी उसी तरह चलाना पड़ा, मगर ऑन रिकॉर्ड आपकी एक भी ऐसी कोशिश रिकॉर्ड पे नहीं है जो आपने ये काम किया हो। आप सब ऑपोजिशन में आके या जब आप लोगों को हुकूमत से निकवाल दिया जाता है तब आके आप नजरियाती हो जाते हैं, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब। तब आप लोग बात करते हैं वोट को इज्जत दो, तब आप बात करते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी की, तब आप बात करते हैं रूल बुक को रिविजिट किया जाए, तब आप बात करते हैं सिस्टम की दुरुस्तगी की। व्हाट्स द डिफरेंस? करना कोई नहीं चाहता जब अंदर आता है। नहीं, सवाल ये जो आपकी सारी तकरीर है ना, ये एक्चुअली बड़ी नाइव है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप मसलन हम टीवी है, हम टीवी की जरूरत नहीं है इमरान खान की टेलीथॉन पे दिखा दे। अब आप हम मेहर बुखारी बैठी हुई है उसके ऊपर मुझे दिखा दे चला के। आपकी जरूरत नहीं है कि आप इमरान खान के स्टेटमेंट चलवा दें, 10 आपको रिकॉर्ड करके चलानी पड़ती है। आपकी जरूरत नहीं है कि आप ये जाके आप F9 पार्क में किसानों का हो रहा है वो आप दिखा दें। क्यों आप नहीं दिखा पा रही? आप तो सिस्टम में बैठी हुई है ना, दिखाएं, जरूरत करें। फिर इशू ये होता है सर इमरान खान साहब की जरूरत थी कि बगैर वो एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद के काम चला सकते, कार्य सरकार चला सकते या लोगों को गिरफ्तार करवा सकते। मैं समझ रही हूँ हम सबकी लिमिटेशन है फवाद चौधरी साहब, लिमिटेशन है। देखिए अगर आप खुद ही तकरीर करेंगी, खुद ही सवाल करेंगी, फिर बोलने नहीं देंगी, समझ नहीं आएगा, फायदा कोई नहीं ना। आप तो तकरीर शुरू कर दिया आपने। अब ये आप क्यों नहीं दिखा सकती? क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा हैं और आप उस सिस्टम की लिमिटेशंस के अंदर आपने रह के मैं आपसे जो डिस्कशन कर रही हूँ वो भी मुझे ये सिस्टम आज इजाजत नहीं देता, ये आप भी जानते हैं। नहीं, पहले मेरी बात पूरी करने दो, बात पूरी करने दो ना। मैं आपसे और बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में ये माहौल ही 1951 के बाद कभी नहीं बना था कि ये सिस्टम चैलेंज करना है। पहली बार पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इमरान खान के पीछे खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं ये सिस्टम चेंज करें, ये सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता। अब ये सिस्टम चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो आप जो है वो फसाद होगा यहाँ पे और आप जो यहाँ पे जो है वो एक पूरी लड़ाई होगी। दूसरी सूरत ये है कि उससे बचना चाहिए और हमें एक जो सिचुएशन है उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके एक नया ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के मुताबिक चीजें जो है वो फिक्स कर लें। इससे पहले पाकिस्तान में कभी ऐसा मौका ही नहीं आया, अब आया है तो आपको फायदा। आप देख लें, थोड़ा सा क्योंकि आप सियासतदान भी हैं, लॉयर भी हैं, अपनी सफ़ों में तो मैं कहूंगी अभी माजरत के साथ के जो पॉलिटिकल IQ दिखता है उसमें दानिश्वर भी आपको लोग कह सकते हैं। बता दीजिएगा कि क्या एक दो चीजें आप क्या चेंज करना चाहें? इफ इट वाज लेफ्ट अप टू यू टू स्पेयर हेड दिस होल एक्सरसाइज, व्हाट वुड यू चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए पहली बात यह है कि मेरे ख्याल में हमें तय करना होगा कि हर 3 साल ये जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, ये नहीं हो सकता कि हर 3 साल बाद गवर्नमेंट गिर जाए इसी चक्कर में कि हमने आर्मी चीफ जो है उसको नया अपॉइंट करना है या ये करना है। सो आपको पॉलिटिकल पार्टीज को भी, एस्टैब्लिशमेंट को भी एक रूल ऑफ द गेम बनाना पड़ेगा कि ये जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, आना और जाना इनका क्या उसका सिस्टम होना चाहिए और उसके ऊपर एक कंसेंसस जो है वो हमें चाहिए। दूसरा, हमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के अंदर एक सिस्टम चाहिए कि ऐसी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हो जिनका हमें पता हो वो एक ही लॉ फर्म की या एक ही बेंच से अपना लोगों के नहीं बन गए हुए, बल्कि एक इंडिपेंडेंट जो है वो जिसके ऊपर आप एतमाद कर सके हायर कोर्ट्स में। तीसरा में जो है वो मेरी नजर में इलेक्शन जो रिफॉर्म्स हैं, स्पेशली इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स हैं, ये 3 बेसिक चीजें जो हैं ये अगर आप तय कर लें। मैं समझ गई, मगर आपने जो पहला नुक्ता उठाया कि पूरा सिस्टम और हुकूमतें हचकोले नहीं खा सकती जब अपॉइंटमेंट का टाइम आता है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, इसको यकीनी बनाने के लिए आप क्या करेंगे? या तो एक्सटेंशंस को वंस एंड फॉर ऑल उसका दरवाजा बंद कर दें जो कि कानूनी तौर पे वाइड ओपन है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, या तो फिर एक बार फैसला कर लें सीनियरिटी ओनली, बहस ही ना हो ना। नहीं, ये तो देखो ना, ये तो फिर डिस्कशन होनी चाहिए इस पे। जिस तरह से
डिफेंस मिनिस्टर ने इसने ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कोई अपनी राय दी थी, उनकी राय ये थी जो आप कह रही हैं, और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल इस पर कंसेंसस चाहिए। तो ये तो एक डिस्कशन की बात है कि क्या होना चाहिए। ठीक है। और सर अब 2 माह रह गए इस अपॉइंटमेंट में, लॉन्ग मार्च आप इस अपॉइंटमेंट से कबल ही कर लेंगे या बाद अज़ां भी हो सकती है? नहीं, 2 महीने या 3 महीने अपॉइंटमेंट का तो हमने नहीं सोचा कि वो उसके साथ लॉन्ग मार्च का कोई ताल्लुक होगा, लेकिन लॉन्ग मार्च तो जाहिर है कि जल्दी होगा, इतना लंबा तो हम 2 महीने तो वेट नहीं कर सकते। ठीक। और सर कल बहुत अहम तरीन समाअत है इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट केस के हवाले से। 2 अहम तरीन मौके वो ज़ाया कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन और वजाहतें देते देते 19 पेजों की। मगर उसके साथ हम देख रहे हैं कि कल एक मौका जरूर मौजूद है। कल क्या अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर की जाएगी इमरान खान की तरफ से? देखते हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी जो है वो सामने आती है, क्या करेंगे। आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में तो ये लंबा हो गया, इतना लंबा ही नहीं होना चाहिए था। जो जजेस ये जो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बेंच है, ये इतने वैसे आई वुड से कि इतने उस तरह के छोटे दिल वाले लोग नहीं हैं कि जो कहें कि जी चूंकि डिसरिस्पेक्ट हो गई है तो हम ये कर दें वो कर दें। ये ठीक ठाक जजेस हैं, मेरे बड़े ऑनरेबल लोग हैं, और मेरा ये ख्याल है कि देखिए हम कोई यहाँ चीफ जस्टिस तो नहीं बनना इमरान खान ने, ये तो हम तो अदालतों के साथ लड़ाई में हम क्यों पड़े, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इसको आगे लंबा हो गया है, इसको खत्म करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपको दिखाई देते हैं वो तमाम तर अपनी गवाहियाँ तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं की, इत्तेहादियों की, जिनके तहत ये समझ आती है कि सिस्टम के अंदर रहते हुए किस तरह इदारों का सहारा लिया गया कार्य सरकार चलाने के लिए, किस तरह गवर्नेंस को आउटसोर्स किया गया। मुलाहिजा कीजिए।